a lot of similarity between the sexual reproduction in plants and sexual reproduction in human beings. जी हाँ, तो अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो आपको हैरानी होगी कि जैसे सीक्वेंसेस, जैसे इवेंट्स प्लांट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होते हैं, वैसे ही सीक्वेंस अगर आप देखोगे एनिमल्स दैट इज ह्यूमन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है ना। तो अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टार्ट करें तो कहां से स्टार्ट होता है? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स, दैट इज उसमें भी मेल और फीमेल पार्ट है। तो फीमेल या ह्यूमन की बात करें तो वहां पे भी अगर देखोगे तो मेल और फीमेल पार्ट है। अगर हम बात करें आगे थोड़ा बढ़े तो वहां पे भी एट द एज ऑफ पॉवर्टी ह्यूमंस के अंदर मेल और फीमेल के जो सेक्स ऑर्गन्स है वो डेवलप करते हैं, और वहां पे भी एक प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। और प्लांट को देखें तो प्लांट के अंदर भी ऐसा ही प्रोसेस होता है जिसको बोलते हो दैट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, और वहां पे होता है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, और प्लांट्स के अंदर होता है दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। अगर थोड़ा और आगे बढ़े तो पॉवर्टी के बाद जब मैच्योरिटी में आते हैं तो मेल और फीमेल जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन करके आगे जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज फर्टिलाइजेशन होती है। तो यहां पे भी देखेंगे, यहां पे भी पॉलिनेशन होगी, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगी, और उसके बाद जाइगोट बनेगा। तो इस साइड भी जाइगोट बनेगा, इधर भी जाइगोट बनेगा। इस जाइगोट को आगे आके देखोगे एम्ब्रो बनाएगा और सीड बनाएगा, और ये आगे फीटस बनाएगा और एक चाइल्ड बर्थ करेगा। तो है ना सिमिलरिटी। तो इट मींस जैसे सीक्वेंस प्लांट्स के अंदर होंगे वैसे ही सीक्वेंस एनिमल्स के अंदर भी होंगे। सो दीज आर द सिमिलरिटीज बिटवीन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन हरप्रीत बायोलॉजी। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। सो इससे पहले कि हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस डायरेक्ट करें, उससे पहले हमें थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए कि मेल गैमेटोफाइट है क्या, उसका स्ट्रक्चर क्या है, फिर हम डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स करेंगे। Stamens are the male reproductive part of the plant and it helps in the formation of the pollen grains. So इससे पहले कि हम आगे चलें तो बात करेंगे स्टेमन्स हैं क्या और इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा है डायग्राम। सो यहाँ पे आपको पता चल रहा है एक स्वेलन स्ट्रक्चर है एंड दैट स्वेलन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एंथर। Okay, and that swollen structure is connected with the thread-like filament or thread-like structure called as filament. तो स्टेमन्स को बनाने वाले दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक swollen structure और उसके नीचे एक thread-like structure जैसे आपको दिख रहा है, that is called एंथर एंड फिलामेंट। तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं स्टेमन्स को। अब हम बात करते हैं एंथर की। तो जो एंथर है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है मेल का, क्योंकि यही पार्ट है जिसके अंदर यहाँ पे स्पर्म्स होंगे पोलन ग्रेन के अंदर, और पोलन ग्रेन जो है वो किसके अंदर होगा? पोलन सैक के अंदर होगा, और पोलन सैक जो है एक लोब्यूल स्ट्रक्चर के अंदर, लोब के अंदर होंगे। तो यही हमने आज पढ़ना है। तो इट मींस स्टेमन जो है एक लोब्यूलेटेड स्ट्रक्चर है। ओके, जैसे आपको दिख रहा है। सो इसके अंदर लोब्स होती हैं। कितनी लोब्स होती हैं वो डिपेंड करता है। सो इन लोब्स के अंदर क्या होगा? आपको पोलन सैक दिखेंगे। पोलन सैक मींस एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक वेलून की तरह स्ट्रक्चर, राउंडेड स्ट्रक्चर दैट कैरी पोलन ग्रेन्स। फिर से सुनो, हमें एक लोब्यूल स्ट्रक्चर दिखेगा, एक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर दिखेगा, दैट इज कॉल्ड एंथर। इनसाइड द एंथर वी हैव पोलन सैक्स। कितने पोलन सैक है वो मैं आगे बताता हूं आपको। सो वो पोलन सैक जो होते हैं वो एनवलप करते हैं पोलन ग्रेन्स को, एंड द पोलन ग्रेन कंटेन्स स्पर्म्स विच आर द मेल गैमेट्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो यही पोलन ग्रेन जो है इसके अंदर आपको दिख रहे हैं। आज हमने इन्हीं की डेवलपमेंट करनी है, एंड द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोर और द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, सो द टाइप्स ऑफ द एंथर। तो अगर हम एंथर की टाइप्स की बात करें तो एंथर हमारे पास, जैसे आप देख रहे हो, एंथर हमारे पास दो तरह के होंगे। एक होता है दैट इज मोनोथिकस। ओके, सो मोनो नाम से पता चलता है मीन सिंगल, एंड थिकस मतलब लोब्यूल्स और लोब। सो
हमारे यहाँ पे जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उनमें दो तरह के एंथर होंगे। एक वो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो जिनमें एक ही चैम्बर होगा, चैम्बर मींस एक ही उनके पास लोब होगी, अंदर से एक ही लोब है, वो डिस्टिंग्विश नहीं है, और उस एक लोब के अंदर दो पोलन सैक। ओके, व्हाट इज पोलन सैक? पोलन सैक इज ए सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक छोटी सी थैली बोल सकते हो जिसके अंदर पोलन ग्रेन है। जैसे आपने एक बैग लिया, उसके अंदर आपने पोलन ग्रेन डाल दिया, ऊपर बंद कर दिया, वो थैली को हमने नाम दे दिया पोलन सैक। एक ऐसा सैक बैग जिसके अंदर पोलन ग्रेन भर के पड़े हुए हैं, और वो जो सैक है वो एंथर के अंदर है। तो जो मोनोथिकस होंगे उनके पास एक ही चैम्बर है, कोई पार्टीशन नहीं, एक ही चैम्बर, उस एक चैम्बर के अंदर दो पोलन सैक, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो मैंने जो राउंड किया और उन पोलन सैक के अंदर हमने डॉट किया हुआ है, तो ये जो डॉट दिख रहे हैं आपको, दीज आर द पोलन ग्रेन्स। सो इनसाइड द pollen sac there are pollen grains and the pollen sac are present inside the anther which is lobulated structure। तो ये है हमारे पास मोनोथिकस, एक लोब दो पोलन सैक, ऐसे एंथर को नाम देंगे दैट इज मोनोथिकस, और थिकस का मतलब लोब। अब हम दूसरी साइड आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हो, तो इस साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एंथर सेम है, लेकिन एंथर जो है उसके सेंटर में आपको एक लाइन दिखेगी, ये लाइन अंदर से उस लोब को जो पहले एक थी उसको डिवाइड कर देगा दो इक्वल भाग में। ओके, एंड दीज टू पार्ट्स ऑफ द लोब आर कॉल्ड थिकस। तो कितनी लोब है, कितनी है? दो, सो दे आर कॉल्ड डाइथिकस। अगर एक लोब के अंदर, एक थिकस के अंदर, एक चैम्बर के अंदर दो पोलन सैक थे, तो दो लोब के अंदर, दो चैम्बर के अंदर कितने होंगे? 2 multiplied by 2 that is 4, so diathecus। so diathecus means two chambered or two lobed structure, two lobed are divided by a connective tissue, बीच में connective tissue होगा, और हर एक लोब के अंदर दो pollen sac, and that pollen sac further contain pollen grains where sperms are present। okay, so monothecus, diathecus, one lobe, two lobe, two pollen sac, four pollen sac। so this is the internal structure of the एंथर। और एक और चीज बता दूं, ये जो पोलन सैक होता है इसमें बहुत सारी लेयर्स होती है, जो हम आने वाले टाइम में अभी आगे जो डिस्कस करेंगे इसके बारे में किस तरह से बनती है। तो इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, जैसे सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है एंथर की, दैट इज कॉल्ड एपिथेलियम, उसके बाद आगे एंडोथीशियम, फिर आएगी मिडल लेयर, एंड देन इट इज कॉल्ड टेपिटम, और टेपिटम के अंदर होंगे दैट इज पोलन ग्रेन। तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, और आज हम अभी इसी स्ट्रक्चर को डिफाइन करने जा रहे हैं, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ द पोलन सैक, कि पोलन सैक कैसे बनेगा, इसकी लेयर्स कैसे बनेंगी, और इसके माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन कैसे बनेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ पोलन सैक। तो बात करते हैं कि कौन से एंथर के पोलन सैक की डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दो तरह के एंथर हैं, एक एंथर है दैट इज मोनोथिकस और एक एंथर डाइथिकस। सो लेट टेक द एग्जांपल ऑफ द डाइथिकस एंथर। तो हम डाइथिकस की एग्जांपल लेके उसी से आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हमारे पास कौन सा डाइथिकस, तो सबसे पहली बात है ये डाइथिकस है क्यों, मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से रिपीट करवा देता हूं, क्योंकि अगर आप यहां पे देखोगे तो बीच में क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। सो दिस कनेक्टिव टिश्यू डिवाइड द एंथर इनटू टू लोब्स। तो यहाँ पे दो लोब दिखे हैं, 1 and 2, और हर एक लोब के अंदर एक पोलन सैक होगा, इधर भी एक पोलन सैक होगा, इधर भी, उस साइड भी और इस साइड भी। तो एक लोब के अंदर दो पोलन सैक और दो लोब के अंदर 4 पोलन सैक। इट मींस इट इज ए डाइथिकस बिकॉज इट हैज 2 lobes। तो हम इसी की डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। अब बात आती है कि अगर हम इसकी डेवलपमेंट करने जा रहे हैं तो कहां से प्रोसेस स्टार्ट होगा, कौन सा ऐसा पॉइंट है यहां से हम स्टार्ट करें, क्योंकि पूरा पोलन सैक बनाना है, मेम्ब्रेन बनानी है, एपिथेलियम बनाना है, एंडोथीशियम बनाना है, मिडल लेयर बनानी है, टेपिटम बनाना है, पोलन ग्रेन्स बनानी है। तो वो स्टार्ट होगा सिर्फ एक सेल से। ओके, अब यहाँ पे कितने पोलन सैक बनने हैं, 1 2 3 और 4। इट मींस अगर 4 पोलन सैक बनने हैं तो यहाँ पे 4 कॉर्नर पे, 4 कॉर्नर्स में, एक मान लो इस साइड एपिडर्मिस के नीचे, हाइपोडर्मल रीजन में एपिडर्मिस के नीचे कोई भी एक सेल, जैसे ये सारे के सारे मान लो, अब हम चारों की डेवलपमेंट नहीं कर सकते, हम किसी एक की करेंगे, और वो सिमिलर होगा और 3 वालों के साथ। अब हम क्या करेंगे, जितने भी यहाँ पे ये एपिडर्मिस है, ये जो एपिडर्मिस है,
एपिडर्मिस के नीचे के जो सेल होंगे, ओके, ये जो सेल है, दीज आर द पेरेन्काइमा सेल्स, लिविंग सेल्स। इन पेरेन्काइमा सेल में अभी कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, मीन सारे के सारे सेल एक जैसे हैं, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, कोई पोलन सैक नहीं है, कोई माइक्रोस्पोर नहीं है, तो हमने वही बनाना है। तो इतने सारे सेल जो आपको भी एक जैसे दिख रहे हैं, ग्रीन कलर में मैंने बनाए हैं, तो इनमें से कोई एक सेल जो होगा वो अपने आप को डिफरेंशिएट करेगा। कहां पे? एपिडर्मिस के नीचे। तो मान लो ये एपिडर्मिस है, इसके नीचे ये वाला सेल मान, और हम इसको मान लेते हैं। सो दिस सेल डिफरेंशिएट इटसेल्फ, अपने आप को डिफरेंशिएट करेगा फ्रॉम द अदर सेल। और हम जब ये डिफरेंशिएट करेगा तो होगा क्या? नेचुरल सी बात है, तो इसने बनाना है आगे मेम्ब्रेन्स, पोलन सैक वगैरह, तो ये सेल थोड़ा सा बड़े साइज का हो जाएगा, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट हो जाएगा, साइटोप्लाज्म ज्यादा हो जाएगा, सेल ऑर्गेनेल्स ज्यादा होंगे, तो ये अपने आप को दूसरों से अलग कर देगा, इस तरह से अपने अंदर डेवलपमेंट करके। ओके, जब ये थोड़ा सा अलग करेगा तो मैं यहाँ पे अलग बना देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, एक सेल ने अपने आप को डिफरेंशिएट किया और ये बन गया एक अलग सा सेल। इस सेल को हमने नाम दे दिया, जिसने अपने आप को डिफरेंशिएट किया, दिस सेल इज कॉल्ड एज आर्किस्पोरियल सेल। ओके, तो क्या बना दिया हमने, इसको बोल दिया दिस सेल इज कॉल्ड आर्किस्पोरियल सेल। सो व्हाट इज आर्किस्पोरियल सेल? तो कितने आर्किस्पोरियल सेल बनेंगे? तो आर्किस्पोरियल सेल पहला सेल है जिसने आने वाले टाइम में हर एक चीज बनानी है, पोलन सैक की, मेम्ब्रेन भी बनाएगा और स्पोरोजिनस टिश्यू या पोलन ग्रेन भी बनाएगा। लेकिन उसकी नींव कहां से स्टार्ट हुई? आर्किस्पोरियल सेल। और आर्किस्पोरियल सेल कहां बनेगा? बिलो द एपिडर्मिस। ओके, बिलो द एपिडर्मिस। अब यहाँ पे कितने पोलन सैक बनने हैं? 4। यहाँ पे बनेंगे 4 पोलन सैक। तो अगर एक आर्किस्पोरियल एक पोलन सैक को बनाएगा, तो आप खुद बताओ कि 4 पोलन सैक को बनाने के लिए कितने आर्किस्पोरियल चाहिए? बिल्कुल सही, 4 चाहिए। तो वो कहां पे बनेंगे? एक यहां पे बनेगा, एक यहां पे बनेगा, एक यहां पे बनेगा। तो कितने हो गए? 1 2 3 4। सो इन डाइथिकस सेल्स 4 आर्किस्पोरियल सेल्स आर फॉर्म्ड एट द इनिशियल स्टेजेस। तो इनिशियल स्टेज में हमारे पास कितने बन जाएंगे? 4। ओके, अभी तक और कुछ नहीं हमारे पास, खाली आर्किस्पोरियल सेल है और उनके आगे पीछे पेरेन्काइमा सेल्स। और आर्किस्पोरियल सेल की खासियत होती है, इसका बहुत सारा मटेरियल होता है, न्यूक्लियस बड़ा होगा, साइटोप्लाज्म ज्यादा होगा, सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, क्योंकि इसको आने वाले टाइम में बहुत कुछ बनाना है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब बात आती है आर्किस्पेल करेगा क्या? तो ये अब जो करेगा वो करेगा कि ये एक डिवीजन करेगा। सो इट अंडरगो अ डिवीजन। और कौन सी डिवीजन करेगा? ये अब इंपॉर्टेंट चीज है, पेरिक्लाइनल डिवीजन। तो इट अंडरगो ए डिवीजन कॉल्ड एज पेरिक्लाइनल डिवीजन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझना, आपको बड़े पेपर में आता है। तो पेरिक्लाइनल डिवीजन होती क्या है? पेरिक्लाइनल डिवीजन बोलते हैं पैरेलल टू द मेन एक्सिस, जो पैरेलल एक्सिस, मतलब ये मानो हमारे पास सेल है, तो मान लो ये सेल आ गया, अब इस सेल का ये आ गया, मान लो इसको बेस मान लेते हैं, तो इसके पैरेलल या इसके पैरेलल एक डिवीजन, ये इसी तरह से ये सेल आ गया पैरेलल, तो इसके पैरेलल जो डिवीजन होगी दैट डिवीजन इज कॉल्ड पेरिक्लाइनल डिवीजन। तो पेरी मतलब पैरेलल लगा दो, सो पेरिक्लाइनल डिवीजन। तो जब ऐसी डिवीजन होगी तो कितने सेल बनेंगे? 2, 1 and 2. So if this archisporial cell undergo a division and that division is called as पेरिक्लाइनल डिवीजन, पैरेलल टू द मेन एक्सिस। तो इस कारण क्या होगा? एपिडर्मिस वाली साइड एक सेल बन जाएगा और नीचे सेंटर वाली साइड भी एक सेल बन जाएगा। मतलब ये मान लो सेंटर है और ये है एपिडर्मिस, तो एपिडर्मिस वाली साइड एक सेल बन जाएगा और एक सेंटर वाली साइड सेल बन जाएगा। ओके, सो इट अंडरगो डिवीजन एंड फॉर्म 2 सेल्स। सो मैं यहां पे बना देता हूं, इट फॉर्म 2 सेल्स। ओके, अब हम इसको मानते हैं ये सेंटर वाली साइड है, ये सेंटर है, मतलब ये कौन सा पोर्शन है? ये वाला। और ये ऊपर क्या आ गया? एपिडर्मिस वाला, ऊपर एपिडर्मिस वाला रीजन है, कौन सा? ये वाला। तो एक बन गया एपिडर्मिस वाली साइड, एक बन गया सेंटर वाली साइड। यहां तक ठीक है? तो जो हमारे पास बना एपिडर्मिस वाली साइड, हम उसको नाम देते हैं दैट इज प्राइमरी। इसको हम क्या बोलेंगे? दिस सेल इज कॉल्ड प्राइमरी parietal cell. Okay, and the cell that form toward the center, जो center वाली cell बना, this is called primary sporogenous cell. ओके, तो पहला काम हो गया आपका स्टार प्रोसेस।
तो इससे 2 लेयर बनी, 2 सेल्स बने, एक बाहर वाली साइड, एक अंदर वाली साइड। बाहर वाले को बोला प्राइमरी पैराइटल सेल एंड द सेल विच इज प्रेजेंट टुवर्ड द सेंटर दे आर कॉल्ड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो पहला काम कंप्लीट। अब हम थोड़ी देर के लिए स्पोरोजिनस को छोड़ देते हैं, मतलब ये वाला जो सेल है इसको भूल जाते हैं, प्राइमरी पैराइटल पे काम करते हैं, क्योंकि दोनों को इकट्ठा करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। ओके, तो फिर से सुनो। सो हम क्या करते हैं, प्राइमरी पैराइटल सेल्स को थोड़ी देर रेस्ट देते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल्स की। नो द प्राइमरी पैराइटल सेल, सो दिस सेल प्राइमरी पैराइटल सेल अंडरगो, सो दिस सेल अंडरगो number of both periclinal and anticlinal division। अब आप नया वर्ड आ गया एंटीक्लाइनल। तो ये एंटीक्लाइनल डिवीजन क्या होती है? एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, अपोजिट। तो पैरेलल के अपोजिट क्या होगा? दैट इज परपेंडिकुलर। ओके, सो ये पेरिक्लाइनल कौन सी होगी? दिस इज का पेरिक्लाइनल डिवीजन एंड दिस इज कॉल्ड एंटीक्लाइनल डिवीजन। सो जब कभी भी पेरिक्लाइनल डिवीजन होती है, इससे बहुत सारी लेयर्स बनती हैं, मतलब एक के ऊपर। जैसे आपको घर बनाना है तो घर आप एक ईंट के ऊपर एक ईंट लगा दो तो आपका घर बड़ा होना शुरू होगा, उसकी लेयर्स बढ़ेंगी। लेकिन अगर आप ईंट के आगे ईंट लगाओगे तो उससे घर का डायामीटर बढ़ता है। फिर से ध्यान से सुनो, जब भी कभी पेरिक्लाइनल डिवीजन होती है इससे लेयर्स बढ़ेंगी। जैसे मेरे ये अभी 2 हैं, मैं इनके बीच में फिर पेरिक्लाइनल होता तो ये 4 हो जाएंगे, तो इससे मेरी जो लेयर्स बढ़ती जाएंगी। ओके, लेयर बढ़ रही है। लेकिन अगर मैं इनके बीच में से काट करूं तो उससे होगा डायामीटर बढ़ेगा। दोनों का अलग अलग फर्क है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सो द प्राइमरी पैराइटल सेल अंडरगो नंबर ऑफ पेरिक्लाइनल डिवीजन एज वेल एज एंटीक्लाइनल डिवीजन। तो जब बहुत सारी पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन होंगी, सो दिस प्राइमरी पैराइटल सेल गिव राइज टू 3 लेयर्स। मतलब लेयर्स तो बहुत सारी, लेकिन 3 अलग अलग नाम के सेल्स हमें देंगे, एनवेलप देंगे। सो ये क्या करेगा, अब हमें यही सेल जो है ये वाला, इसने क्या किया, जब डिवीजन की तो इसने बहुत सारी लेयर्स बना दी। मान लो ये हमारे पास आ गई एक लेयर, ठीक है। इसके बाद अगर देखोगे बाहर वाली साइड फिर एक बन गई, अंदर वाली साइड फिर एक बन जाएगी। ओके, तो कितनी लेयर बन गई? 3। तो मैं इसको बाद में डिफरेंशिएट बताऊंगा प्रॉपर्ली। तो एक सपोज से डिवीजन की तो एक बना दी इसने, दैट इज एंडोथीशियम। ओके, एक बना दी मिडल लेयर और एक बना दी टेपिटम। ओके, तो अब ये 3 लेयर्स बनती हैं। मैं सिंपल बना रहा हूं यहाँ पे, बाद में इसको मैं और डिटेल में अच्छी तरह से डायग्राम बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे भी डायग्राम में बनाने में टाइम लगेगा। सो इसने क्या किया, ये कौन सी है? पेरिक्लाइनल है। तो ऐसे ही ये क्या करेंगे, एंटीक्लाइनल डिविजन्स भी होंगी। तो जब एंटीक्लाइनल डिवीजन होंगी इन्हीं की, तो ये क्या करेंगे, डायमीटर बढ़ना शुरू होगा। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा राउंड अप होना शुरू हो जाएगा। ओके, इस तरह से ये एंटीक्लाइनल से होगा। तो पेरिक्लाइनल से लेयर बनी और एंटीक्लाइनल से क्या हुआ, बहुत सारे हमारे पास लेयर्स जो है वो डायमीटर बढ़ना शुरू हुआ। तो इस तरह से एंटीक्लाइनल से आगे बढ़ते गए और इन्हें पूरा का पूरा एनवेलप कर लिया। और मैंने आपको बोला था सेंटर में क्या है इनके, यहां पे क्या होगा, दैट इज स्पोरोजिनस टिश्यू। फिर से देखो एक बार, मैंने बोला फर्स्ट आर्किस्पोरियल सेल अंडरगो ए डिवीजन एंड दैट डिवीजन इज कॉल्ड पेरिक्लाइनल डिवीजन एंड गिव राइज टू 2 सेल्स, प्राइमरी पैराइटल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। इसको हमने अभी बात ही नहीं की। अब हमने प्राइमरी पैराइटल सेल अंडरगो ए नंबर ऑफ पेरिक्लाइनल एज वेल एज एंटीक्लाइनल डिवीजन एंड इट गिव राइज टू 3 लेयर्स, लेकिन नंबर ज्यादा होता है। एंडोथीशियम जो होती है वो एक होती है लेयर, टेपिटम भी हमारे पास एक ही लेयर होती है, लेकिन मिडिल लेयर ये डिपेंड करता है, कहीं पे 3 भी होंगी 4 भी हो सकती हैं। सो जो मिडिल लेयर्स होती हैं वो ज्यादा होती हैं। यहां तक आ गया समझ? सो दिस इज द आप बोल सकते हो लेयर्स फ्रॉम द पैराइटल प्राइमरी पैराइटल सेल्स। तो अभी हमने जो लेयर तैयार किए हैं उनके मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमने बोला था प्राइमरी पैराइटल सेल से जो 3 लेयर्स बनी है वो यहाँ पे आपके सामने, क्योंकि एपिडर्मिस ऑलरेडी पहले से थी हमारे पास। तो जो हमारे पास प्राइमरी पैराइटल सेल थे उसने पेरिक्लाइनल डिवीजन करके और एंटीक्लाइनल डिवीजन करके बहुत सारी लेयर्स बनाई। उनमें से सबसे बाहर वाली लेयर है दैट इज कॉल्ड एंडोथीशियम। ओके, और एंडोथीशियम हमेशा एक लेयर होती है। ओके, और ये जो लेयर्स होती है एंडोथीशियम होती है, यहाँ पे 2 लोब स्ट्रक्चर मिलते हैं। मतलब 2 हमारे पास जो पोलन सैक का ये पॉइंट होता है अंदर वाली साइड, यहाँ से बड़ी ज्यादा थिन होती है। सो इट इज थिन एट दिस पॉइंट, ताकि यहाँ पे डेहिसेंस हो सके आराम से, क्योंकि इसने
टूटना होता है, टूटने डेhiscence के बाद इसने पोलन ग्रेन को बाहर फेंकना होता है डिस्पर्सल के लिए। ओके, सो ये पॉइंट पे जो हमारे पास एंडोथीशियम होती है बड़ी सॉफ्ट होती है, कम होती है, और या इसके अंदर फाइब्रस टिश्यू होते हैं या फाइब्रस सब्सटेंसेस होते हैं जो इसको डेhiscence में मदद करते हैं एट द मैच्योरिटी। उसके बाद हम बात करेंगे एपिडर्मिस है, ये भी मैच्योरिटी में डिसअपियर हो जाएगी, टूट जाएगी। उसके अंदर हमारे पास लेयर आती है दैट इज मिडल लेयर। तो मिडल लेयर जो होती है वो एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, अलग अलग स्पीसीज में इनका नंबर अलग अलग होता है लेयर का। ओके, सो जो मिडल लेयर है ये भी जो होती है मैच्योरिटी के टाइम पे, जब ये पोलन सैक्स बोल सकते हो या पूरा एंथम मैच्योर होगा, सो इट अंडरगो डिसइंटीग्रेशन, सो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, टूट जाएगा। ओके, तो ये ज्यादा देर रहेगी नहीं मैच्योरिटी के टाइम पे। और सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है वो दैट इज कॉल्ड टेपिटम। सो टेपिटम भी एक ही लेयर होगी, और ये टेपिटम जो होती है सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से है, क्योंकि ये अंदर जो हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू है उसकी मदद करती है, उसको न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करती है। और अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर देखोगे तो इसके ऊपर स्पेशल उन्हें मतलब स्ट्रेस दी हुई है। इस सेल्स को उन्होंने स्पेशली एक डिजाइन में बनाया, बड़ा साइज बनाया, न्यूक्लियस इसका बहुत बड़ा होता है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म ज्यादा होता है। ये सब चीजें बताने का मतलब ये है क्योंकि इस सेल की जरूरत ज्यादा होती है पोलन ग्रेन को अपनी डेवलपमेंट के लिए। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज लार्जर इन साइज, न्यूक्लियस इज प्रोमिनेंट एंड दे कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ द साइटोप्लाज्म because it provide nourishment to the developing sporogenous tissue that get converted into the microspore or the pollen grains. ओके, यहां तक आ गया समझ? तो ये हमने अभी तैयार किया, किससे तैयार किया? एक सेल से, उसी सेल का नाम था प्राइमरी पैराइटल सेल। तो अब हम बात करेंगे कि इसके सेंटर में क्या पड़ा हुआ है। तो इसके सेंटर में आपको पता ही है क्या पड़ा है, एक सेल जिसको अभी हमने छेड़ा नहीं है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। तो अभी तक जो हमने किया दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ पोलन सैक लेयर। तो जो पोलन सैक की लेयर है वो डेवलप कर लिया है। अगला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होगा दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, क्योंकि इसी से अब बनेगा माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो पहले हमने कंप्लीट कर लिया इसके पोलन ग्रेन की जो वॉल्स होती हैं। अब हम बात करेंगे पोलन ग्रेन कैसे बनेगा। सो उससे बनने की प्रोसेस जो हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आ गया माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर है क्या? सो फर्स्ट वर्ड आ गया, इट इज ड्राइव फ्रॉम माइक्रोस्पोर प्लस जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब था फॉर्मेशन। सो अगर इन दोनों को जोड़ दें तो हमारी डेफिनेशन बन जाती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, मींस फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। The process of formation of microspore is called as microsporogenesis। लेकिन बात आती है माइक्रोस्पोर बनेंगे कहां से। तो ये बनते हैं कहां से? फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ये बनते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल से। मदर सेल मतलब मां जो बच्चे को जन्म देगी। तो एक ऐसी मदर जो बच्चे को जन्म देगी, उस मदर का नाम आ गया माइक्रोस्पोर मदर सेल। यही है जो बनाएगी माइक्रोस्पोर को, और इस प्रोसेस को, क्रिया को आप बोलते हो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सो इट मे बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब आपको ये नहीं पता होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल है क्या, तो मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रोस्पोर मदर सेल है क्या। ओके, तो अब हम बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। तो यहां पे हमने बोला था, जब हमने प्रोसेस स्टार्ट किया था ये, तो मैंने बोला था हमने एक सेल लिया, उस सेल का नाम क्या था? आर्कीस्पोरियल सेल। तो ये आर्कीस्पोरियल सेल ने पेरिक्लाइनल डिवीजन की थी और बनाए थे दो सेल। एक सेल का नाम था प्राइमरी पैराइटल सेल, और उस प्राइमरी पैराइटल सेल ने ये सारे के सारे स्ट्रक्चर बनाया था। जितना भी पोलन सैक है, उस पोलन सैक को बनाने वाला कौन था? प्राइमरी पैराइटल सेल। कैसे? बाय पेरिक्लाइनल डिवीजन एंड एंटीक्लाइनल डिवीजन। ये दो तरह की डिवीजन हुई थी और इससे बना था ये पूरा स्ट्रक्चर। लेकिन अभी ये स्ट्रक्चर जो है, थैली तो बन गई, थैली के अंदर पोलन ग्रेन्स नहीं है। उनको बनाने के लिए क्या करें? तो उसके बनाने के लिए हमने एक सेल रखा था जिसको अभी तक हमने छेड़ा नहीं था, वैसे का वैसा ही था, रेस्ट पे रखा था। वो था प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। नो, द प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल अंडरगो नंबर ऑफ डिविजन्स। विच डिवीजन? माइटोटिक डिवीजन, माइटोसिस करेगा। और आपको पता है जब भी माइटोसिस होती है, एक सेल से 4 सेल बनते हैं। ओके, तो यही सेल जो डिप्लॉयड है 2n है,
मींस डिप्लॉयड है। तो ये डिप्लॉयड सेल अंदर बहुत सारी डिवीजन करेगा और कितने सेल बनाएगा, बहुत सारे सेल बनाएगा। पहले 4 बनाए, फिर 8 बनाएगा, फिर 16 बनाएगा, फिर 32 बनाएगा, 64 बनाएगा, 128 बनाएगा, है ना। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे सेल बनाएगा कौन, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। ओके, सो इट फॉर्म नंबर ऑफ सेल्स। ओके, अब बहुत सारे सेल बना दिए इसने यहां पे, लेकिन इतने सारे सेल जो बनाए इन्होंने, इनमें से कुछ सेल जो होंगे उनको न्यूट्रिशन चाहिए, क्योंकि अगर मानो 1000 सेल बन गए तो न्यूट्रिशन कौन देगा इनको। तो उनमें से कुछ सेल जो होंगे डीजनरेट होंगे। सो आउट ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, सम सेल्स 50% 40% सेल अंडरगो डीजनरेशन, वो डीजनरेट हो जाएंगे क्योंकि उनको खाना नहीं मिलेगा या किसी भी तरह से। अब जो सेल बच जाएंगे वहां पे, जो रिमेनिंग सेल होंगे वो उनको खा लेंगे। द रिमेनिंग सेल ओके गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम दैट डीजनरेटेड सेल्स। ओके, तो वो क्या करेंगे, उन सेल से, जो सेल मरे थे उनसे वो न्यूट्रिशन ले लेंगे। ओके, अभी भी ये 2n ही है। और इन सेल्स को जो अब डिवीजन की, न्यूट्रिशन ली, थोड़े रह गए हैं, अब इन सेल्स को हम बोलते हैं दैट इज स्पोर मदर सेल। बच्चा आ गया समझ, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसे बने, दैट इज डिवीजन ऑफ प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से। तो यही मैंने बताया थी डेफिनेशन, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। सो दीज आर द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। यहां तक आ गया सब। अभी भी ये डिप्लॉयड है, तो डिप्लॉयड का मतलब पता है ना, दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर हैं, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है इनका। ओके, यहां तक हो गया आपके पास। अब बात आती है कि ये सेल क्या करेगा। तो ये जो सेल थे इन्होंने आगे और डिवीजन की। ओके, तो जब इन्होंने डिवीजन की, नेचुरल बात है डिवाइड तो करेगा, तो ये जब डिवीजन करते हैं तो ये क्या करते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं। सो दीज सेल्स आर कनेक्टेड विद वन अनदर। तो जो सेल बच गए, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो आपस में बच गए, दे आर कनेक्टेड विद वन अनदर। इनका साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है आपस में, और उस प्लाज्म कनेक्शन को क्या बोलते हो, दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा। सो दीज आर कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। So what is plasmodesmata? Plasmodesmata is the connection between the two cells. मान लो कि दो वैल्यून है, वो आपस में कनेक्टेड अंदर से। ओके, और वो जो कनेक्शन है इसको आप बोल रहे हो प्लाज्मोडेस्माटा। लेकिन ये तो नहीं चाहिए क्योंकि हमें ये तोड़ना है। तो अब क्या होगा, थोड़ी देर के बाद यहां पे अंदर एक केमिकल की लेयर बनेगी। तो मान लो कि एक केमिकल की लेयर बनेगी, वो केमिकल की लेयर क्या करेगी, इसको अंदर से तोड़ देगी, और इसको बोलते हो कैलोज वॉल। सो फिर से सुनो, अंदर से कनेक्शन था प्लाज्मोडेस्माटा, एंड दीज प्लाज्मोडेस्माटा जो है इट इज ए लिंक बिटवीन द टू सेल्स, कनेक्शन बिटवीन द टू सेल्स। अब यहां पे जैसे ये बना, उसके बाद ये एक वॉल बनना शुरू होगी, एंड दैट वॉल इज कॉल्ड एज कैलोज वॉल, एंड दैट कैलोज वॉल सेपरेट द वन सेल विद द अदर सेल। तो एक सेल को दूसरे सेल से अलग कर देगी। यहां तक आया समझ। जैसे ये सेल अलग अलग हो जाएंगे, जितने भी थे ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। मान लो ये सेल अलग हो गया, नो, this cell undergo a division. Which division? Meiosis. अब ये क्या करेगा, meiosis करेगा। कौन सा सेल जो सेपरेट हो गया, अब ये सेल meiosis करेगा। और आपको meiosis के बारे में बड़ी अच्छी तरह से पता होगा। meiosis कौन सी डिवीजन होती है, दैट इज रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन का मीनिंग होता है जिसमें नंबर रिड्यूस हो जाएगा, हाफ। अगर यहाँ पे 2n था तो 2n का हाफ क्या होगा, n। ओके, अगर ये 4n होता तो कितना n था, 2n। सो meiosis is a division of reduction, means एक रिडक्शन डिवीजन है in which the number reduced to half, जो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। क्योंकि जैसे हमारी अपने ह्यूमन की बात करें, हमारे पूरी बॉडी के जो सेल होते हैं 2n होते हैं, लेकिन अगर मेल के टेस्टिस के अंदर देखोगे वहां पे meiosis होती है तो वो 2n से n बन जाते हैं स्पर्म। ऐसे फीमेल के अंदर एग बनते हैं जो n होते हैं, फिर वो 2n और n आपस में फ्यूज करेंगे, फिर से क्या बन जाएगा, 2n बन जाएगा, n फ्यूज करके 2n बन जाएगा। सो ये मकसद होता है हमारे आगे कॉन्टिन्यूटी के लिए। तो यहां पे वही सेल जो हमारे पास माइक्रोस्पोर मदर सेल था, इट अंडरगो meiosis एंड फॉर्म 4 सेल, क्योंकि एक सेल से 4 सेल बनते हैं। तो मान लो अगर यहाँ पे 500 सेल थे, इफ there is a 500 cells, so it undergo meiosis and form 2000 cells, क्योंकि एक से बनेंगे 4 तो 500 से बनेंगे 2000। लेकिन जब ये सेल बनते हैं, एन तो बन जाएंगे, लेकिन ये आपस में क्या होंगे, जुड़े होंगे। समझा गया। सो
it undergo a division meiosis and form four cells and these four cells are connected with one another। ये एक दूसरे से बड़े अच्छी तरह से जुड़े होंगे और इसलिए इनको बोलते हो टेट्राएड। इनको क्या नाम दे दिया? टेट्राएड का नाम दे दिया। ओके, सो इस स्ट्रक्चर को बोलते हो टेट्राएड जब ये आपस में चार जुड़े होंगे। लेकिन ऐसा क्या है कि हमारे पास हजारों लाखों तरह के प्लांट स्पीसीज हैं, तो टेट्राएड जो है इनकी भी आगे हमने डिवीजन की हुई है। टेट्राएड भी हमारे पास अलग अलग शेप के होते हैं। ओके, तो अब हम उनको पढ़ेंगे। टी शेप होते हैं, लीनियर शेप्स होते हैं, आइसोबाइलेटरल्स होते हैं, तो अब उनको भी थोड़ा सा देख लेंगे इसके बाद कि इसमें क्या होगा। सो दीज आर कॉल्ड टेट्राएड्स। अब क्या होगा, ये जो टेट्राएड्स हैं ये एक दूसरे से सेपरेट होंगे। ओके, जब ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, सेपरेट हो गए एंड आफ्टर सेपरेशन दे फॉर्म माइक्रोस्पोर्स। अब इनको आप बोलते हो माइक्रोस्पोर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बना माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर कहां से बना? माइक्रोस्पोर मदर सेल से। तो मैंने यही बोला था, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये बन गया आपका माइक्रोस्पोर, कहां से? यहां से। ओके, मोस्टली द शेप ऑफ द माइक्रोस्पोर when they are united after the meiosis are tetrahedral and the isobilaterals. Most of the cases that is tetrahedral and isobilateral, but in some cases they are T-shaped। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे चार हैं, 1 2 3 4, so these are 4 in number and they form a T-shaped structure or they are linear। For example एस्ट्रोलोकिया जो हमारे पास है, इसके अंदर एस्ट्रोलोकिया जो है इसके पास हमारे पास T-shaped हमारे पास माइक्रोस्पोर का ग्रुप होता है, टेट्राहेड्रल जो है। और यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल है वो एस्कल्पियास जो है उनके पास क्या होता है, लीनियर शेप में होते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेट्राहेड्रल माइक्रोस्पोर्स। सो व्हाट रोल टेपिटम प्ले इन द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? तो जैसे हमने बोला कि जो और लेयर्स है हमारे पास, जैसे एंडोथीशियम, मिडल लेयर, एपिडर्मिस, दे डू नॉट प्ले एनी रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, बट द टेपिटम, जैसे आप यहाँ पे ग्रीन कलर के देख रहे हो, these tapetal cells play an important role in the formation of microspores। कैसे? जैसे कि ये टेपिटम है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, अटैच्ड होती है स्पोरोकोलोनी के साथ, सो माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू के साथ। तो जब माइक्रोस्पोर बनते हैं तो ये उनको क्या क्या प्रोवाइड करता है? एंजाइम्स प्रोवाइड करेगा, हार्मोन्स प्रोवाइड करेंगे, अमीनो एसिड प्रोवाइड करेगा और न्यूट्रिटिव मटेरियल प्रोवाइड करेगा जो इन माइक्रोस्पोर्स को जरूरत है, क्योंकि डेवलप कर रहे हैं, इनको ये चीजें चाहिए होती हैं। कोई भी एक बच्चा है, जब तक उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी वो डेवलप कैसे करेगा? और वो अंदर है और अंदर उसके साथ कोई भी नहीं है जो उसको दे सकता है बाहर से। तो यही न्यूट्रिशन है, ये प्रोवाइड करते हैं। ओके, और एक और चीज ये करता है, ये यूनिश बॉडी जो होती है ये प्रोड्यूस करता है, कौन? दैट इज टेपिटल सेल्स। सो टेपिटल सेल प्रोड्यूस द यूनिश बॉडी दैट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एग्जाइम, क्योंकि अभी तक एग्जाइम आया नहीं, आगे आएगा। तो जब एक माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बनता है तब भी ये मदद करता है उस पोलन ग्रेन को बनाने में, उसकी बाहर की कोटिंग को बनाने में। ओके, सो दिस इज द रोल ऑफ द टेपिटम। कई बार ये क्वेश्चन आया था, टेपिटम का क्या फंक्शन है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके ओके स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम एक बार देख रहे हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप बोल रहे हैं कि बार बार क्यों बता रहा हूँ इसको, क्योंकि ये मैं चाहता हूँ कि आप यहीं पे भी लर्न कर लो। तो मैंने स्टार्ट किया था, आर्किस्पोरियल सेल थे ये, आर्किस्पोरियल सेल जो यहाँ पे हर एक जगह पे बनेगा, यहाँ पे बना था, यहाँ उसी आर्किस्पोरियल से सब कुछ बना है, इधर भी बनेगा। तो 4 आर्किस्पोरियल सेल बने थे, उनमें से हमने एक लिया था। इस आर्किस्पोरियल सेल ने एक डिवीजन की, और कौन सी डिवीजन की? पेरिक्लाइनल, और क्या बना दिया? प्राइमरी पैरेटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। और प्राइमरी पैरेटल सेल जो था उसने फिर से डिवीजन की, कौन सी? दोनों की, पेरिक्लाइनल भी दैट इज पैरेलल और एंटीक्लाइनल मींस परपेंडिकुलर। जब ऐसी डिविजन्स होती हैं इसमें से लेयर तो बनती है लेकिन हमारा एक डायमीटर भी बनता है इनका। ओके, तो ये सर्कुलर हो जाएंगे, तो ऐसा स्ट्रक्चर बनाया। अब जब ये प्राइमरी पैरेटल सेल ने बहुत सारे सेल बनाए, इनसे सबसे बाहर वाला कौन सा था? एंडोथीशियम जो एक लेयर थी, मिडल लेयर जो 2 से 3 या 1 से 3 लेयर्स हो सकती हैं, और टेपिटम एक लेयर। सो इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, एंडोथीशियम 1 लेयर, मिडल लेयर
1 to 3 layers and tapetum 1 layer, so it formed 3 layers. Okay, और तीनों की तीनों जो लेयर थी इनमें से 2 जो थी ये ऊपर है, ये मदद करते हैं प्रोटेक्शन के लिए. एंडोथीशियम जो एक है इसके अंदर फाइब्रस थिकनिंग होती है जो डेहिसेंस के लिए मदद करती है. मैच्योरिटी में ये यहाँ पे स्टोमियम बनाती है, यहाँ पे बड़ी थिन होती है और जब भी पोलन को बाहर जाना होता है इसी जगह से वो कहते हैं रप्चर करेंगे. ओके, और मिडल लेयर जो है ये भी मिडल लेयर जो 2 या 3 हो सकती हैं ये भी मैच्योरिटी के टाइम पे बिल्कुल डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं. लास्ट आ गया टेपिटम. तो जो टेपिटम होती है इट इज कनेक्टेड टू द सेंटर, तो सेंटर के साथ कनेक्टेड होगी. ये हो गया इसका. अब आ गया प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल. सो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो हैं ये क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं बाय माइटोसिस, एंड बाय माइटोसिस डिवीजन के बाद दे गिव राइज टू अ सेल दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर मदर सेल. सो इट फॉर्म माइक्रोस्पोर मदर सेल व्हिच इज डिप्लॉयड इन नेचर. अभी तक डिप्लॉयड है. अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जिससे जन्म होगा माइक्रोस्पोर का, कैसे होगा, बाय ए प्रोसेस का रिडक्शन डिवीजन एंड दैट इज कॉल्ड मियोसिस. So it gives rise to meiosis and form microspore. So microspore are formed from the microspore mother cell. This process is called as microsporogenesis, isn't it? और ये जो माइक्रोस्पोर होता है इसकी मदद कौन करता है इस बोल सकते हैं डिफिकल्ट टाइम में, जब इसको सब सामान चाहिए था खाने के लिए, तो इसकी मदद की थी टेपिटम ने. तो टेपिटम प्रोवाइड एंजाइम्स, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, अमाइनो एसिड्स, इवन कि इसको वॉल बनाने के लिए पोलन या विश बॉडी जो होती है वो सब प्रोवाइड करता है, दैट इज टेपिटम. तो टेपिटम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक माइक्रोस्पोर को बनाने के लिए. सो दिस इज एज फार एज द होल थ्योरी ऑफ द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ओके, नो अब हम कन्वर्ट करेंगे माइक्रोस्पोर को, क्योंकि ये कभी भी पोलिनेशन नहीं कर सकता, इससे बनेगा पोलन ग्रेन. तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कन्वर्शन ऑफ द माइक्रोस्पोर इनटू द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर इनटू पोलन ग्रेन्स.